जय हिंद साथियों। आज हम लोग एक नए शीर्षक के अंतर्गत, एक नए पाठ के अंतर्गत, भूगोल के एक महत्वपूर्ण अंग के अंतर्गत उसके महत्व पर विचार करने के लिए इस कड़ी में आए हैं। उस शीर्षक का नाम है पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का महत्व। अक्षांश और देशांतर रेखा का महत्व पृथ्वी यानी ग्लोब पर क्या है, इसके विस्तृत संदर्भ में कुछ बात करना चाहते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि भूगोल का परिचय, भूगोल एक ऐसी विषय है जो कई प्रतियोगिता परीक्षा में भी परीक्षार्थियों को मामूली शब्द से परेशानी में डालता है और भूगोल से कई संबंधित प्रश्न भी रहते हैं। चाहे वह किसी भी तरह का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें सामान्य जानकारी नहीं रहने के बावजूद या सामान्य जानकारी उन परीक्षार्थी को नहीं रहता है तो एक साधारण सा प्रश्न एक विशाल प्रश्न बनकर उसको नेगेटिव एटीट्यूड पैदा कर देता है। उसी कड़ी में आज हम आप लोगों से बात कर रहे हैं कि पृथ्वी यानी ग्लोब पर अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का क्या महत्व है, उस पर बात करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइन ऑन द अर्थ और ग्लोब। ग्लोब से आप वाकिफ होंगे, परिचित होंगे। ग्लोब क्या है? पृथ्वी के संदर्भ में तो हम सभी पूर्ण रूप से परिचित हैं कि पृथ्वी पर ही मेरी सारी जीवन की आस्था निर्भर करती है और पृथ्वी से हम सभी तरह के लोग वाकिफ हैं, परिचित हैं, अंशतः या पूर्णतः। पृथ्वी इतनी विशाल है कि उस पृथ्वी को किसी रूम में, किसी एक बॉक्स में, किसी एक टेबल मेज पर, किसी एक सामान्य स्थिति के स्थान पर उसको नहीं हम रख सकते हैं, चूँकि हम आप उस पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी पर हम रहते हैं। पृथ्वी के महत्व के बारे में, पृथ्वी की अन्य जानकारियों के संदर्भ में हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, करेंगे भी। लेकिन आज विशेष रूप से हम लोगों को समय देना है अक्षांश और देशांतर रेखा का क्या महत्व है पृथ्वी यानी ग्लोब पर। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि पृथ्वी और ग्लोब क्या है। पृथ्वी और ग्लोब क्या है? पृथ्वी है वास्तविक ब्रह्मांड का, या यूँ कहें सौरमंडल का एक छोटा सा ग्रह है, एक ग्रह है। पृथ्वी के संदर्भ में हम लोग जान चुके हैं कि पृथ्वी विशाल है। उसको उठाकर, उसको हाथ में रखकर, उसको घुमाकर हम एक साथ नहीं देख सकते। पृथ्वी के किसी एक भाग में हम हैं तो ठीक इसके विपरीत भाग की किसी भी दृश्य को हम नहीं देख पाते। इतना ही नहीं, पृथ्वी के जहाँ पर हम स्थिर हैं, जहाँ पर हम लोगों का हर कार्य क्षेत्र होता है, उसके अगल बगल क्षेत्र को भी हम एक समान नहीं देख पाते। लेकिन हम आप तो पृथ्वी पर हैं, तो पृथ्वी पर हैं तो पृथ्वी पर दो रेखाओं का नाम जो आपने देखा है कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, इसका महत्व क्या है? तो पृथ्वी के वास्तविक रूप को विस्तृत अध्ययन करने के लिए मानव द्वारा एक रचित छोटे आकृति में, छोटे पैमाने पर
एक ऐसा स्वरूप बनाया गया है जो पृथ्वी का हमशक्ल है, वही ग्लोब है। ग्लोब को आप लोग देख रहे हैं, यही हमारी ग्लोब है और इसी पर हमारी पूरी संसार आधारित है, चाहे वह किसी महादेश का हो, किसी देश का हो, किसी महासागर का हो, किसी पर्वत पठार मैदान का हो, किसी झील का हो, किसी वनस्पति का हो, यानी पृथ्वी के हमशक्ल स्वरूप जो बना हुआ है, जो मानव द्वारा निर्मित है, वह है ग्लोब। और ग्लोब पर क्या है? ग्लोब सिर्फ मानचित्रों का अध्ययन है, मानचित्रों का अध्ययन है। ग्लोब, इसकी आकृति गोलाकार है और नाम भी इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये गोल आकृति का है, यही है ग्लोब। अब सवाल उठता है कि ग्लोब क्या है? एक लघुकृत पृथ्वी है, एक छोटी पृथ्वी है, यानी पृथ्वी का ही हमशक्ल जो है वह है ग्लोब। अब ग्लोब पर दो रेखाओं के महत्व के बारे में चर्चा करनी है। तो दो रेखाओं का महत्व है, तो हम लोग सनातन से ये जान रहे हैं, सनातन विचारों से हमने देखा है कि भूगोल का प्रारंभिक ज्ञान शुरू हुआ था कि वह कोई स्थान कहाँ है और कोई भी घटनाक्रम किस समय होती है, यानी घटनाक्रम और स्थान के लिए ये दो रेखाओं का महत्व अधिक रहता है। अक्षांश, जिसको हम लोग लैटीट्यूड कहते हैं, और देशांतर, जिसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अक्षांश के महत्व के बारे में पहले हम देख लेते हैं, इसके बाद हम देशांतर के महत्व के बारे में देखेंगे। सर्वप्रथम यह समझ लें कि पृथ्वी हमारी क्या है? घूम रही है, घूमती हुई पृथ्वी है, परिभ्रमणशील है और ये दो रूपों में घूमती है। भूगोल के सामान्य अध्ययन करने वालों को भी ये जानकारी है कि पृथ्वी की ये जो घूमने की प्रक्रिया है वो दो रूपों में होती है। एक होती है कि वह अपनी अक्ष पर, यानी अपनी सेंटर पर वह चारों तरफ घूमती है 24 घंटे के क्रम में, जिससे हम लोग दिन रात का अनुभव करते हैं, दिन रात होता है। वह अलग प्रश्न उठता है कि दिन कितने समय का होता है, रात कितने समय का होता है, लेकिन मोटा मोटी दो शब्द इसको समझ लीजिए, दिन और रात का होना। ये पृथ्वी के अपने अक्ष पर 24 घंटों में एक बार चक्कर लगाने के कारण दिन और रात होता है। यह एक चीज़ हुआ। दूसरी चीज़ है कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार पथ पर घूमती है अन्य ग्रहों के साथ। ये हमारी पृथ्वी ये चारों ओर घूमती है, जो लगभग 365 दिन के क्रम में घूमती है और इसी के क्रम में यह इसका परिक्रमण गति कहलाता है और इससे हमारी प्रमुख घटनाक्रम में ऋतु परिवर्तन होता है। तो ये दिन रात और ऋतु परिवर्तन, ये दोनों ही क्रियाएं इसकी चलती रहती है। लेकिन घूमती हुई पृथ्वी पर अगर कोई स्थान कहाँ है तो उसका अंदाजा कैसे लगाया जाएगा? ये अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा ये काल्पनिक रेखा है, पृथ्वी पर लकीर खींची हुई नहीं है। ग्लोब पर आप सद्य देखते हैं कि ग्लोब पर दो रेखाएं हैं, एक है इस आकृति का गोलाकार रूप में और दूसरा है इस आकृति का ऊपर से नीचे, और ये है अगल से बगल, ये चारों तरफ। ये जो है ये अक्षांश रेखाएं हैं, ये अक्षांश रेखाएं हैं और ये जो है वह देशांतर रेखा है। ये इसकी स्थिति है। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा का महत्व इसलिए भी है कि ग्लोब पर अगर हम किसी स्थान को लेते हैं, जैसा कि हम मान लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका पृथ्वी पर है,
जैसे भारत है, जैसे रूस, चीन, जापान, बांग्लादेश, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी देश हैं वे सारे देश हैं। उसी तरह से ये यूएसए भी है, जो आप लोगों को दिखता है, ये यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका। हमने इससे पहले चर्चा किया है कि ग्लोब क्या है, पृथ्वी का हम शकल है। तो पृथ्वी जिस रूप में घूमती है उसी रूप में ये ग्लोब को भी घुमाने का प्रक्रिया है। तो कैसे घूमेगी? पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है, पश्चिम से पूरब घूमती है। अब सवाल है कि अभी हमने देखा था कि यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका है, और अगर ये पृथ्वी घूम रही है तो अभी हमारे आँख से ओझल हो गया, अब ये दूसरे साइड में दिखता है। लेकिन इसकी स्थिति की जानकारी हम कैसे लेंगे? क्योंकि चूंकि पृथ्वी तो स्थिर है नहीं, और अगर पृथ्वी स्थिर नहीं है तो हम भी स्थिर नहीं हैं, आप भी स्थिर नहीं हैं, तो फिर स्थिति कैसे पता चलेगा किसी स्थान का? तो उसके लिए दो रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। एक होता है अक्षांश रेखा, जिसको हम लोग लैटीट्यूड कहते हैं, और एक होता है देशांतर रेखा, जिसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये दोनों रेखाएं और भी है, लेकिन दो महत्वपूर्ण रेखाएं, उसका नाम अपना जगह जगह पर अलग है, उसके विस्तार के अनुकूल उसका नाम है। तो दो रेखाएं, एक है अक्षांश और दूसरा है देशांतर। अक्षांश की स्थिति कहाँ है? देशांतर की स्थिति ग्लोब पर कहाँ है? पृथ्वी पर तो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन ग्लोब पर ये ऊपर नीचे और वृत्ताकार रूप में दो तरह की रेखाएं इसमें मिलता है। जैसा कि हमने देखा है कि इस पृथ्वी पर एक रेखा ऐसी है और दूसरी रेखा जो है वह ऐसी है, ये ऐसी है। तो इसको, ये अक्षांश रेखाएं हैं और ये देशांतर रेखाएं हैं। तो इस दोनों की स्थिति से हम किसी जगह के स्थान की स्थिति को फिक्स करते हैं, और उससे यह अनुभव होता है कि हमारी ग्लोब पर, हमारी पृथ्वी पर, हमारी संसार में, हमारे उस छोटे से स्थान या बड़े से स्थान का विस्तार किधर है और किस दिशा में है। वह लाखे पृथ्वी जितना भी चक्कर लगा ले, लेकिन उससे उसकी स्थिति में बदलाव नहीं होता। वह स्थान अपने पूरब पश्चिम का अनुभव करा देता है, जो वह अक्षांश और देशांतर रेखा से होता है। देशांतर रेखा से एक और भी विशेष स्थिति मिलती है, एक विशेष पहचान मिलता है, एक विशेष महत्व मिलता है कि हमारी आपके यहाँ जो समय का घड़ी चलता है, जो घड़ी का समय है, वह जिस किसी भी चीज़ से समय को हम आप यूज करते हो, देखते हो, लेकिन वह समय देशांतर रेखा से निकलता है कि आज अगर हमारे यहाँ अभी रात है तो फिर कहीं पृथ्वी पर कहीं दिन है, तो कहीं दिन है और कहीं रात है। एक ही सूर्य के कारण है और एक ही पृथ्वी के घूमने की क्रिया के कारण है। तो ऐसी स्थिति में वह कैसे होता है? वह समय से निकलता है। वह समय कैसे निकलता है? देशांतर से निकलता है। और एक सामान्य सूत्र है कि 1 डिग्री देशांतर पार करने में, 1 डिग्री देशांतर पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। अगर यहाँ 1 डिग्री देशांतर है और ये 2 डिग्री देशांतर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ अगर 10 बज रहा है तो यहाँ पर उसको 10:04 होगा, 10:04 होगा। और अगर यहाँ कोई देशांतर है जो 0 डिग्री से इधर भी 1 है, वह बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, तो इसका मतलब उस 10 से 4 मिनट कम का समय है, वह कम का समय है। तो इसका तो मैथमेटिक्स है, इसका कैलकुलेशन है, इसका हिसाब है। हम लोग अभी सिर्फ अक्षांश और देशांतर की स्थिति और महत्व पर बात करते हैं। तो अक्षांश रेखा को समझने के लिए पहले हम ये देखते हैं कि हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी को बीचों बीच
एक लंबे वृत्त से घेरा जाता है जो कहलाता है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा यह क्या है? अक्षांश रेखा है और इसका मान कितना है? इसका मान है 0 डिग्री। इसका मान है 0 डिग्री। अब इस 0 डिग्री से हम ऊपर की स्थिति को देखते हैं और हम नीचे की स्थिति को देखते हैं। ऊपर जो है वह 0 डिग्री से ठीक जाने के बाद यहाँ 90 डिग्री होता है और यहाँ भी 90 डिग्री होता है, अर्थात ये जो है एन यानी नॉर्थ और यानी ये साउथ क्या है? ध्रुव है, पोल है। पोल है तो इसको हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव और इसको कहते हैं हम दक्षिणी ध्रुव। ये हुआ आपका उत्तरी ध्रुव और ये हुआ दक्षिणी ध्रुव। तो ये 90 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ और इसके बीच 0 से 1 2 करके 90 तक और 0 से 1 2 करके नीचे 90 तक जाने के बाद ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की स्थिति का इस अक्षांश रेखा के सहारे पता चलता है। मान लिया कि कोई स्थान यहाँ है, कोई स्थान यहाँ है, तो अक्षांश रेखा के आधार पर कोई स्थान यहाँ है, ए स्थान यहाँ है और बी स्थान यहाँ है। इसका हम लोग 2 स्थानों के बारे में अभी जानना चाहते हैं कि इसकी स्थिति कैसे हम निकालें। तो हमने देखा कि विषुवत रेखा जो आपको 0 डिग्री के मान से दर्शाया जाता है, इसके जो उत्तर के भाग हैं, इसके जो ऊपर के भाग हैं, ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध। क्या हो गया? ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। इसका मतलब गोला का आधा किस साइड में? ये उत्तर के भाग में। और 0 डिग्री से जो दक्षिण है वह है दक्षिणी गोलार्ध। ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये उत्तरी गोलार्ध हुआ और ये दक्षिणी गोलार्ध हुआ। तो अक्षांश रेखा के सहारे हम स्थान को निर्धारण करने के लिए उत्तर और दक्षिण का अनुभव करते हैं और वह स्थिति जानकारी रखते हैं। जैसे हमने देखा कि एक स्थान ए है और दूसरा स्थान बी है, तो इसके बारे में हम क्या कहेंगे? तो इसके बारे में हम ये कहेंगे कि ए क्या है? उत्तरी गोलार्ध में है और बी कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में। ए चूंकि विषुवत रेखा से उत्तर की ओर है, उत्तर ध्रुव की ओर है, और ये बी जो है वह विषुवत रेखा से दक्षिण यानी दक्षिणी ध्रुव की है, दक्षिणी गोलार्ध में। इससे असली स्थिति नहीं पता चला कि यह उत्तर में कितना से कितना है और दक्षिण में कितना से कितना है। उत्तर में हम देख रहे हैं कि इसकी स्थिति कहाँ है? यहाँ से यहाँ तक है मात्र। इधर खाली है, इधर खाली है, इधर खाली है, या इधर कोई दूसरा देश है, कोई महासागर है, कोई नदी है, कोई झील है, कोई तालाब है, कुछ भी है, लेकिन इसकी स्थिति हम इतना को पता लगाएंगे। तो इसके पता लगाने के लिए क्या हुआ कि एक रेखा जो इसका निचली भाग स्पर्श करता हो और दूसरी रेखा जो उसके ऊपरी भाग को स्पर्श करता हो, तो ये दो अक्षांश रेखाओं के बीच को मान हम निकाल करके और इससे पता करेंगे कि ये स्थान उत्तरी गोलार्ध में कितना से कितना है। तो मान लिया कि ये 10 डिग्री अक्षांश है और ये 40 डिग्री अक्षांश है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 10, 20, 30, 40। इसका मतलब 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 40 डिग्री पूर्वी 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच इसकी 2 सीमाएं टच करती है। ये अक्षांश रेखा के सहारे हुआ। उसी तरह से हम बी स्थान को भी जानकारी लें तो यह किधर है? यह देखने से ही पता चलता है कि दक्षिणी गोलार्ध में है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ 20 डिग्री की रेखा क्रॉस करती है और यहाँ 60 डिग्री की रेखा क्रॉस करती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 20 डिग्री एस यानी दक्षिणी से लेकर के 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच ये स्थित है। तो इस तरह से हम उत्तर और दक्षिण दिशा में
अनुभव करने के लिए उत्तर दक्षिण दिशा की स्थिति जानकारी लेने के लिए हम लोग अक्षांश रेखा का प्रयोग करते हैं और उसके स्थिति और उसके विस्तार के बारे में उसके एक सिरा को दूसरे सिरा के बीच में जो रेखा टच करती है उतना से उतना उसके बीच में कहा जाता है। कुछ ऐसी भी रेखा हो सकती है कि मान लीजिए कोई स्थान यहाँ ये ग्लोब है या पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, और कोई स्थान यहाँ से यहाँ है, कोई स्थान यहाँ से यहाँ है, तो इसका तो मान हम समझ लिए 0 डिग्री है। हम लोग ये जानते हैं कि इस रेखा से उत्तर जो है उत्तरी गोलार्ध है, इस रेखा से दक्षिण है वह दक्षिणी गोलार्ध है। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि अगर ये सी स्थान की बात जानकारी हम लेते हैं तो ये उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी है। तो तब हमको ये जानना होगा कि ये कितना उत्तरी गोलार्ध में है, कितना दक्षिणी गोलार्ध में है। मान लिया कि यहाँ 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश का है और ये 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का है। ये 40 डिग्री है, ये क्या है, दक्षिण है, यहाँ 90 डिग्री इधर है, 90 डिग्री इधर है, ये नॉर्थ है, उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ से यहाँ तक उत्तरी गोलार्ध है और यहाँ से यहाँ तक दक्षिणी गोलार्ध है। तो इसकी स्थिति क्या हुई कि अब हम इस 0 डिग्री की बात नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे इसके समस्त क्षेत्र का। तो इसका मतलब हुआ कि अगर ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच सी की स्थिति है। लेकिन सवाल उठता है कि अभी भी ये उत्तर और दक्षिण कह देने से इसकी वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलता है। तो इसमें अब हम सहारा लेंगे कौन चीज़ का, सहारा लेंगे देशांतर रेखा का। तो ये तो अक्षांश की स्थिति आपने देख लिया। अब देशांतर की स्थिति पर हम लोग चर्चा करते हैं। देशांतर रेखा क्या है? देशांतर रेखा है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो है वह होती है देशांतर रेखा। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के बीच की जो दूरी है ये है देशांतर रेखा की दूरी। पृथ्वी चूंकि गोल है, हम लोग आप देख रहे हैं कि पृथ्वी हमारी गोल है, तो गोल है तो ये पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई भी है। वह सीधा गोला ऐसे नहीं आपको दिख रहा, आपको ऐसे दिख रहा है, झुका हुआ दिख रहा है। देख लीजिए ये झुका हुआ। इसका मतलब है कि इस ध्रुव से इस ध्रुव तक जो रेखाएं खींची गई है चारों तरफ समान दूरी पर, वह देशांतर रेखा कहलाती है, वह देशांतर रेखा कहलाती है। अब इसके स्थिति के लिए चूंकि ग्लोब गोला है और इसको सही रूप में एक तरफ से दूसरे तरफ नहीं देख पाते हैं, इसलिए चूंकि ये 360 डिग्री है, यहाँ से यहाँ वृत्त की परिधि 360 डिग्री का है, तो 360 डिग्री में हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा मानते हैं। ग्रीन बीच से गुजरने वाली जो रेखा है वह है 0 डिग्री। तो मान लिया कि ये अगर 0 डिग्री है तो 0 डिग्री से ऐसे घूमते 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 जाएंगे तो फिर हमको कितना 360 पर पहुंचेंगे। लेकिन ये समान स्थिति नहीं दिखाई देती है, इसीलिए मानचित्र जो होता है एक समतल पटल पर होता है, चौड़ी और समतल पटल पर बनाया जाता है मानचित्र, ताकि एक नज़र से उसको देखा जा सके। जैसे मान लीजिए ये बिहार की मैप है, बिहार की मैप यहाँ से यहाँ फैली हुई है, तो इसको हम एक नज़र से देख लेते हैं तो ये समझ जाते हैं कि ये पूरब साइड है, ये पश्चिम साइड है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। लेकिन जब यही गोलाकार ग्लोब पर सटा रहेगा तो हम एक तरफ से नहीं देख पाएंगे, इसलिए मानचित्र जो होती है चौड़ी और समपटल जगह पर होता है। जो मानचित्र के संदर्भ में जब कभी भी हम कोई चर्चा करेंगे तो उस पर विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। अब सवाल है कि यहाँ जब किसी ग्लोब पर 0 डिग्री पर किसी ब्लेड से किसी मानचित्र को अगर हम काट देते हैं ऊपर से नीचा और इसके भाग को अगर हम फैलाते हैं, ग्लोब पर क्या है, मानचित्र चिपकाया हुआ है, वह बना बनाया पहले से नहीं है,
चूंकि मानव ग्लोब बनाया, ग्लोब पर मानचित्र को चिपकाया। जो आप कभी प्रक्षेप के बारे में, प्रोजेक्शन के बारे में अगर जानकारी लेंगे तो उस समय विस्तृत जानकारी होगी, लेकिन अभी सामान्य रूप में अक्षांश और देशांतर के महत्व पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो एक स्थान अब ये है, तो 0 डिग्री अगर यहाँ है जो ग्रीनविच से गुजरती है, तो 0 डिग्री से इधर कितना हुआ, अगर मानचित्र को फैला दें तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, और इधर भी क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री हुआ। 180 180 कितना हुआ, 360 डिग्री हुआ। यानी वृत्त के चारों तरफ 300, अगर 1 डिग्री के अंतराल पर अगर हम देशांतर रेखा खींचेंगे तो 360 देशांतर रेखाएं खींची जाएगी। अब 360 देशांतर रेखाएं खींची जाएगी, ये तो 180 ईस्ट साइड है और 180 वेस्ट साइड है, तो इसको आप पश्चिम यानी वेस्ट लिखिए, पश्चिम, और इसको यहां लिखिए पूरब यानी ईस्ट लिखिए। इसको ई से संबोधन कीजिए, इसको डब्ल्यू से संबोधन कीजिए। अब यहां सवाल उठता है कि 180 इधर है, 180 इधर है, तो जब 180 होगा तो बीच में कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। जब हम ग्लोब पर यहां से अगर मान लेते हैं हम 0 डिग्री है, तो इधर जो हम काटेंगे इसके ठीक सामने, तब ये चौड़ा होगा ना, तो चौड़ा होगा तो ये समस्त भाग इधर फैलेगा और ये भाग इधर फैलेगा, तो ये इधर हो जाएगा पश्चिमी देशांतर और इधर हो जाएगा पूर्वी देशांतर। अब अक्षांश से तो हमने उत्तर दक्षिण का पता किया, कितना अक्षांश रेखा से कितना अक्षांश रेखा का उत्तर में है, दक्षिण में है, उत्तर से दक्षिण में है, या कितना बीच में है, उससे पता किया। अब मान लीजिए कोई ये क्षेत्र है यहाँ, तो इस क्षेत्र की स्थिति क्या है, अक्षांश के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी है, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब देशांतर के आधार पर हुआ, इधर से जो भी रेखाएं हम खींचेंगे वह देशांतर रेखा, चूंकि दोनों ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा है, ठीक है, इस तरह से देशांतर रेखा बनेगी, इस तरह से देशांतर रेखा बनती जाएगी। एक समतोला में, एक ऑरेंज में, एक नारंगी में जिस हिसाब से एक फल्ली होता है, वही देशांतर रेखा का पहचान होता है। तो ये देशांतर रेखा का पहचान है। जब किसी ऑरेंज में, नारंगी में अगर उसको खोल के देखेंगे तो पता चलेगा कि ऐसा जो बना हुआ रहता है वही उसका एक फली होता है, उसका एक अंश होता है। अब यहाँ ये पूर्ण रूप से हम देख रहे हैं, अब किधर है, अगर ये 0 है तो इधर ये पूरब है और इधर ये पश्चिम है, तो कितना से कितना है, मान लीजिए कि यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ 40 है, यहाँ 60 है, तो ये कितना से कितना के अंतर्गत है, 30 डिग्री पूरब से लेकर के 60 डिग्री पूरब तक है, देशांतर के बीच में फैला हुआ है। क्योंकि ये रेखा यहाँ टच करती है और वो रेखा यहाँ टच करती है, इसका मतलब यह पूरा क्षेत्र किधर है, पूर्वी गोलार्ध में है। अक्षांश के आधार से उत्तरी और दक्षिणी दोनों में है, ये पूर्ण रूप से पूर्वी गोलार्ध में है। अगर मान लीजिए कोई क्षेत्र यहाँ है, कोई क्षेत्र यहाँ है, तो इसकी स्थिति क्या होगी, इसकी स्थिति हुई कि ये भी देशांतर रेखा टच करती है और ये भी देशांतर रेखा इसको टच करती है, यानी दोनों तरफ से घेर रहा है, तो देशांतर से पूरब और पश्चिम का पता चलता है। तो ये मुख्य रूप से 0 से इधर भी है और 0 से इधर भी है। मान लिया ये 30 है और ये भी 30 है, तो ये भी 30 है, इसका मतलब 30 डिग्री पूर्वी देशांतर से 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर, यानी ये दोनों भाग में स्थित है, पूरब भाग में भी है और पश्चिम भाग में भी है। इस तरह से हम लोग यह देख लिए कि वास्तविक पृथ्वी का जो ये काल्पनिक पृथ्वी बना हुआ है जिसका नाम है ग्लोब, उस ग्लोब पर किसी स्थान की स्थिति के लिए अक्षांश और देशांतर का
उपयोग किया जाता है। अक्षांश और देशांतर का महत्व जाना जाता है। बिना अक्षांश देशांतर का उसके वास्तविक स्थिति का अंदाज़ा नहीं लग पाता है, चूँकि पृथ्वी परिभ्रमणशील है, पृथ्वी घूम रही है, इसलिए अक्षांश और देशांतर का एक महत्वपूर्ण स्थान है। और बिना अक्षांश देशांतर का घूमती हुई पृथ्वी पर किसी भी स्थान का स्थिति का निर्धारण हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए अक्षांश की और देशांतर रेखा का उपयोग करते हैं। अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के पैरेलल चलती है। वह जो ऊपर वृत्त खींची जाएगी, जितनी भी वृत्त जाएगी, वह उत्तरी ध्रुव का, उत्तरी गोलार्ध का अक्षांश रेखा होगा। अक्षांश रेखा की स्थिति इस प्रकार होगी। चूँकि यह गोला का हम सिर्फ आधा भाग देखते हैं, आधा भाग हम नहीं देख पा रहे हैं, इसीलिए इसकी आकृति ऐसी होती है। ये है अक्षांश रेखा का। इसको अगर पोल पर किसी प्रकार को पेंसिल कंपास से रखकर उसके दूरी के अनुकूल, रेडियस के अनुकूल अगर वृत्त खींचते हैं तो वह अक्षांश रेखा का बोध कराता है। जो अक्षांश रेखा यह स्थिति निर्धारण में उत्तरी ध्रुव या उत्तरी गोलार्ध की स्थिति बताता है, दक्षिणी ध्रुव यानी दक्षिणी गोलार्ध की स्थिति बताता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव से वृत्त को खींचा जाता है, जो विषुवत रेखा से क्रमशः ऊपर जाने पर वह उसकी आकृति जो है, वृत्त की लंबाई जो है वह घटती जाती है। लेकिन जिस स्थिति में विषुवत रेखा का वृत्त होता है उसी स्थिति में उसकी आकृति बनती जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में वृत्त की स्थिति इस प्रकार होती है, एक उल्टे आकृति की बनती है। चूँकि इसके पेंसिल कंपास का एक ध्रुव ये दक्षिण में रहता है, इस तरह से इसका इस रूप में हम लोग देखते हैं, जो ये अक्षांश रेखा का है। अब देशांतर रेखा के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि ये दोनों ध्रुव को, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो है वह देशांतर रेखा है, जिससे हम उसके पूरब और पश्चिम की स्थिति को निर्धारण करते हैं। और अक्षांश रेखा से हम लोग उत्तर और दक्षिण का स्थिति का निर्धारण करते हैं। इस तरह से किसी क्षेत्र को चारों तरफ से घेर के उसको देखा जाता है। यह बात और है कि पूरे का पूरे वह अक्षांश और देशांतर नहीं लिखा रहता है। जैसे मान लिया अगर लिखा हुआ है, आपको उसकी स्थिति अगर लिखी हुई है इस प्रकार से कि मान लिया कि कोई स्थान है और कोई स्थान अगर लिखा हुआ है 30 डिग्री 40 मिनट 15 सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि 30 डिग्री तो पूरा है उसका, और 40 मिनट मतलब 30 से जो 31 डिग्री का जगह है उस 31 डिग्री में 40 का स्थान क्या होगा, 30 से अधिक होगा। जैसे कि हम लोग ये देखते हैं, डिग्री तो डिग्री है और डिग्री के बाद मिनट जो होता है 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, ये मिनट का चिन्ह है। और उसी तरह से 1 मिनट जो होता है वह 60 सेकंड होता है, जो इसी स्थिति से पता चलता है कि वह 30 और 31 के बीच में हुआ है, न कि 30 और 32 के बीच में है। 30 के आगे है, 30 से पीछे नहीं है, तो कितना मिनट आगे है, 40 मिनट आगे है। लगभग पौन मिनट हुआ, पौन डिग्री के आसपास हो गया। अगर वह 45 होता तो पौन डिग्री होता, तो पौन डिग्री के आसपास होता। और ये 15 है। फिर वह अगर 1 डिग्री यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ अगर 1 डिग्री है तो ये 4 भाग, अगर चूँकि 1 डिग्री है 60 मिनट, तो ये 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और ये 4 भाग, यानी 15-15 मिनट का दूरी हुआ। तो ये तो इससे निकलेगा। 40 मिनट का मतलब हुआ 15, 30 और यहाँ मान लीजिए लगभग 40। अब सवाल है ये 15 सेकंड भी है, तो 40 मिनट के आगे यानी 1 मिनट में जो सेकंड है 60 सेकंड, वह पूरा जगह नहीं है, उसका 1/4 है। इस तरह से अक्षांश और देशांतर में मिनट सेकंड का भी अनुभव किया जाता है, ताकि उसकी सही आकलन किया जा सके, उसका पूरा क्षेत्र कवर हो सके, उसका कोई भी भाग बचा हुआ न रहे जिससे उसकी स्थिति की जानकारी नहीं हो। तो आज के इस लेसन में इतना ही।
चूँकि अक्षांश और देशांतर की स्थिति और महत्व के बारे में हम लोगों ने जानकारी किया कि अक्षांश और देशांतर मूल रूप से पृथ्वी पर स्थिर और स्थित स्थान की स्थिति की जानकारी देता है। यह बात और है कि देशांतर से हम लोग देशांतर रेखा से समय का भी पता करते हैं, समय का भी कैलकुलेशन करते हैं, समय का भी अंदाज़ा करते हैं और उस देशांतर रेखा के आधार पर ही देश विदेश का स्थानीय घड़ी निर्धारित होता है और घड़ी का समय निर्धारित होता है। तो इस तरह से पृथ्वी पर तो वह काल्पनिक रेखा है जो कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन ग्लोब जो पृथ्वी का ही एक वास्तविक छोटा सा आकृति है। जब हम कभी स्केल पढ़ेंगे, मापनी पढ़ेंगे, तो मापनी में हम इस बात को स्पष्ट करेंगे कि ग्लोब कितनी बड़ी होनी चाहिए, ग्लोब कितनी बड़ी है, ग्लोब कितनी छोटी है, पृथ्वी से वह कितनी छोटी है, किस आकृति का है, वह पैमाना और यह स्केल के चैप्टर में जाएंगे। आज हम सिर्फ अक्षांश और देशांतर के महत्वपूर्ण स्थिति को, महत्वपूर्ण चर्चा को, महत्वपूर्ण बात को, महत्वपूर्ण तथ्य को स्पष्ट किया कि स्थिति निर्धारण में बिना अक्षांश देशांतर का हम स्थिति निर्धारण नहीं कर सकते हैं, या नहीं बता सकते हैं कि घूमती हुई पृथ्वी पर वह पूरब है कि पश्चिम है, उत्तर है कि दक्षिण है, कितना डिग्री से कितना डिग्री है, कितना मिनट से कितना सेकंड तक है। ये सारी स्थिति अक्षांश और देशांतर से होता है। अगर आपको ये जानकारी इस वीडियो से उपलब्धि महसूस हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब बटन को दबाइए और वहाँ जो बेल घंटी आती है उसको दबाइए, ताकि मेरा जो भी वीडियो, जो भी जानकारी यहाँ से दी जाए वो आपको सीधे मिले। और इस तरह से आज हम अक्षांश और देशांतर के महत्व को बताया।